बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो और आपकी स्क्रीन पे मैं हूं सोहा अफजल। मेरे साथ ही स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह, तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। कल हम सब ने आपको बहुत मिस किया। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भी आप लोगों को मिस किया, लेकिन जाहिर बात है कि किसी और की खुशियों में शामिल होने के लिए गए थे और बड़ा खूबसूरत वो इवेंट था, बड़े मज़े का था। एक तरफ तो बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन था, लेकिन दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात जो मुख्तलिफ ममालिक से भी आए थे, लेकिन साथ साथ हमने ये देखा कि गरीब जो बच्चियाँ बच्चे थे उनकी शादियाँ थी और इज्तिमाई शादी थी, तो उसमें हमारी टीम को इन्विटेशन मिली थी। तो मैंने कहा मैं उनकी नुमाइंदगी पब्लिक टीवी की जानिब से मैं ही कर लेता हूँ। सो बहरहाल बड़ा अच्छा वक्त वहाँ पे गुजरा। दैट साउंड्स रियली रियली गुड, क्योंकि दूसरों की खुशियों में शरीक होना और फिर इस नोबल कॉज के लिए आप वहाँ पर थे। तो मैंने भी अपने व्यूअर्स से कहा था कि हरमीत पाजी आके खुद ही बताएंगे कि व्हाई ही इज नॉट हियर। बट ऑल्दो कल का दिन था, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। होपफुली कि आपने अपने वीक का आगाज बड़े बेहतरीन अंदाज में किया होगा और आपको दूर तक अपनी मंजिल नजर आ रही होगी जिसकी जानिब आप गामजन है। लेकिन लाहौर और कराची के जो लोग हैं उनको काफी धुंधला 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 नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनको उनकी मंजिल नजर नहीं आ रही। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो टेक्निकलिटीज पर अगर हम बात करें तो उस ग्राउंड पे खास तौर पर देखा यह जाता है कि अगर वो 0 से लेके हरमीत 80-90 तक आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो ये बेस्ट होता है, आपके लिए कोई हार्म नहीं है। इसमें एक इंसान का रहना मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है, आपकी सेहत को लेके भी, आपके आइज इन्फेक्शन, आपके थॉट, हर चीज को लेके। लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए, क्या ही 100, क्या ही 200, क्या ही 300, क्या ही 400, देखने में ये आ रहा है कि 400 तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा है लाहौर शहर का। और अगर हम सिर्फ 300 की बात करें तो हरमीत आप इमेजिन कर ले कि 300 से ज्यादा अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक चिमनी में हैं और वहां पर धुआं भी है, आलूदगी भी है और बाकी तमाम वो पोल्यूटेड चीजें जो कि आपके हवा को जर्द आलूद करती हैं, वो तमाम चीजें मौजूद हों। तो हम दरअसल लाहौर में नहीं, आजकल एक चिमनी में रह रहे हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें या फिर आर्टिफिशियल रेन की बात करें तो ये पॉलिसीज जो है कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से लगाई गई हैं कि चले ये फ्रेमवर्क जो है इस पर काम करके देखते हैं। लेकिन उसका एस्टिमेट जो लगाया गया है हरमीत, अगर आर्टिफिशियल रेन आपने करानी है उसके लिए स्पेसिफिक तैयारे हैं जो कि आपको आसमान में भेजने होते हैं, वो बादल में इंडस्ट करते हैं और उसके बाद फिर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और 300 मिलियन ऑलमोस्ट जो इसकी लागत है वो आ सकती है, जो कि मेरे ख्याल से इस चीज़ के हम मुतहम्मिल फिलहाल नहीं हो सकते। वैसे सुहा, अगर हम एक तरफ तो बारिश के हवाले से बात करें, लेकिन लाहौर से निकलते हुए क्योंकि मेरा सफ़र बड़ा लंबा भी था, बड़ा कठिन भी था, बड़ा मुश्किल भी था, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। मुख्तलिफ शहरों से मैं पंजाब के गुजरा हूँ, मुल्तान से लेकर खानेवाल से होके मैं जो है लोधरा से होके ये सारे इलाके मैंने देखे और यकीन माने मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी वहाँ पे कि जिस किस्म की धुंधला वो दिन आपको है और कहीं ना कहीं बादल तो नज़र आते हैं लेकिन हर तरफ आपको धुनी नजर आती है और जिसकी वजह से आपको नज़ला जुकाम, गले में खराश जो है वो कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं। तो ये सूरत हाल आपको सिर्फ लाहौर से निकलकर बहुत सारे इलाके जो है पंजाब के वहाँ पे आपको नजर आती है। और अब तो आहिस्ता आज थोड़ी सी धूप है इस्लामाबाद में, लेकिन कल कहा जा रहा था कि हाँ यहाँ पे भी कुछ सूरत हाल इस किस्म की थी। लेकिन चले इस्लामाबाद की तो आपने हमें सुना दी बात कि वहाँ पर तो काफ़ी अभी जो मतला है वो साफ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारी कॉमन चीज़ें वैसे कराची और लाहौर वालों में होती नहीं है। लेकिन आजकल एक कॉमन चीज़ जो हम लोग शेयर कर रहे हैं वो है स्मोक। तो कराची और लाहौर की सूरत हाल जो है वो कदरे मुश्तरक है, लेकिन इसी पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो कराची में भी मौजूद है, लाहौर में मौजूद है। करंट सिचुएशन क्या है इस पर हम बात करने के लिए उनसे रब्ता करेंगे, उनसे जानेंगे। और चूंकि जिस मकाम पर वो मौजूद है इर्द गिर्द अगर हरमीत हम बात करें तो हमने जिस फ्रेमवर्क पर काम करने की कोशिश की थी, अगर इंटरम सिस्टम की बात करें तो आपको पता है उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की वजह से जहां पर आप सैटरडे संडे ऑफ था, फ्राइडे को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से आपके रेस्टोरेंट्स, आपकी मार्केट्स, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज इनको बंद किया गया था। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ये थी कि आपने सुबह के टाइम 3 बजे से पहले मार्केट्स या तमाम ब्रांड्स आउटलेट्स नहीं खोलनी, लेकिन 3 बजे के बाद से ऑनवर्ड आप पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये 2 से 3 दिन हरमीत, सिर्फ 2 से 3 महीने हम सिर्फ इस पर काम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इंप्लीमेंटेशन कराते हैं, नए फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं। नहीं करते तो हम पूरा साल इस पर कोई काम नहीं करते। स्मोक की हरमीत ये सूरत हाल है कि डॉक्टर्स का कहना ये है कि बड़ी तादाद में हमारे पास आने वाले लोग जो हैं उनका कहना ये कि इन्फेक्शन जो है वो आपके गले में है, आपकी आइस में है और जिसकी वजह से सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। हम लाहौर का रुख कर लेते हैं हरमीत। लाहौर की रुदात जो है वैसे पहले तो आपको सुनाई दी है, लेकिन अभी इस वक्त लाहौर से और कराची से पब्लिक न्यूज़ के 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर चुकी है इकरा अवान, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और लाहौर से नताशा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू गाइस इन गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। नताशा कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड, आई एम प्रीटी गुड। अच्छा हरमीत मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है हम तीनों में से, क्योंकि 3 अभी लड़कियां ऑन स्क्रीन हमें नजर आ रही है और हरमीत इस्लामाबाद में, और वहाँ का मौसम भी अच्छा खासा ठीक है। हम तीनों जो है ना उन लोगों में से कि हमें हमारी मंजिल क्लियर नजर नहीं आ रही, बिकॉज सब धुंधला है ये वाला सीन चल रहा है। आप बताएं लाहौर में इस वक्त नताशा आप कहाँ पे मौजूद हैं, सिचुएशन क्या है, कितनी ज्यादा फोग और स्मोक मिक्स होके ये जो स्मोक बन गई है वो डिस्टर्ब कर रही है आम आवाम को? देखिए सोहा, स्मोक तो बिल्कुल नहीं है, ये जितनी भी हमें धुंधलाहट नज़र आ रही है ये तमाम की तमाम स्मोक है। और अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अभी PCSI और मुस्लिम टाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर 312 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ टाउन हॉल में अगर हम बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वहाँ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है 345। और इसके साथ साथ अगर हम शानेवाल और दूसरे इलाकों की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर 215 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएं तो लाहौर तो तमाम का तमाम ही स्मोक की चादर की लपेट में आ चुका है, सांस लेना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें गुज़श्ता रोज़ की तो गुज़श्ता रोज़ रात में हल्की सी रिमझिम हुई थी कुछ इलाकों में, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में पूरे नवंबर तक कोई बारिश नहीं है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मसनूही बारिश नवंबर के एंड पे बरसाई जाएगी, लेकिन इस मसनूही बारिश में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। और ये जो मसनूही बारिश बरसाई जाएगी इसके लिए माहिरीन की जानिब से ये बताया जा आसमान पर बादलों का होना ज़रूरी है और बादलों में हल्की सी नमी होना ज़रूरी है। अगर बादलों में हल्की सी नमी होगी, स्प्रे किया जाएगा उसके ऊपर केमिकल का, उसके बाद बारिश जो है मसनूही बारिश वो बरसाई जाएगी और ये स्मोक से जो छुटकारा पाया जाएगा। और जो दूसरा रास्ता हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने बताया है वो ये है कि स्मोक के जो टावर्स हैं वाटर टावर्स वो लगाए जाएंगे। लेकिन ये वाटर टावर्स मैं आपको बताती जाऊँ कि सबसे पहले चाइना में लगाए गए, उसके बाद इंडिया में और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा नताशा, एक बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रही है, वो ये कि अगर हम कंपैरेटिवली एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो भी हम इसी का तस्करा कर रहे थे अपने शो में कि अगर 300 प्लस हो जाता है या 200 प्लस भी हो जाता है, इसका मतलब ये कि हम एक चिमनी में रह रहे हैं और जहाँ पर बहुत धुआं है और कंपैरेटिवली वहाँ पर आलूदगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 0 से लेके 80 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एक आम इंसान के लिए, ह्यूमन बींग के लिए सूटेबल होता है। बट ऑल दो अभी लाहौर की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। कराची का रुख कर लेते हैं। बैकग्राउंड पे देखें तो इकरा कंपैरेटिवली हमें लग रहा है कि वहाँ पर काफ़ी मौसम क्लियर नजर आ रहा है। कराची की क्या करंट सिचुएशन है, एलैबोरेट कीजिएगा। जी, अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी की तो इस दौर जदीद में फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो एक आलमी मसला बन चुका है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फ़िज़ाई आलूदगी ने मुतअद्दिद शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। जिस तरह अभी मेरी साथी रिपोर्टर जो है जिक्र कर रही थी लाहौर का, कि लाहौर की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। अगर लाहौर के मुकाबले में कराची का मवाजना किया जाए तो कराची की जो सिचुएशन है वो कदरे बेहतर है। यहाँ पर ताई आलूदगी की जो कैफियत थी जिससे वबाई अमराज फैल रहे थे, मगर बारिश के बाद से स्मोक की जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इस वक्त कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कदरे बेहतर है। सेंसिटिव लोगों के लिए ये थोड़ा सा हसास है, उनके लिए ये जो फ़िज़ा है उन पर असरअंदाज हो सकती है। वबाई अमराज इस मौसम में जो है वो काफ़ी फैल रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से। अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो फ़िज़ाई आलूदगी फैलने का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे यहाँ कंक्रीट का जंगल बन चुका है, दरख्तों की कटाई, हरियाली का ना होना, जगह जगह एक और चीज, एक तरफ तो हम धूप देख रहे हैं और वैसे अगर बात की जाए कराची के हवाले से तो भाई इंतजार तो किया जाता है कि सर्दियां आए, सर्दियों का मौसम आए। मैं भी अपने साथ बहुत सारी जैकेट्स वगैरह लेके चला गया रहीम यार खान, लेकिन वहां पे गर्मी थी, पंखे लगे थे। क्या सिचुएशन है मौसम के हवाले से वहां पे? हरमीज, जिस तरह आपने भी जिक्र किया सर्दी का, तो कराची में गर्मियां जो हैं वो देखने में अमूमन आती हैं और सर्दी जो है कराची वालों को किस्मत से नसीब होती है। अगर हम सर्दी का जिक्र करें तो गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो बारिश हुई है उससे कराची का मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत हो गया है, सुहाना मौसम है, सर्द हवाएं चल रही हैं और कराची वालों के लिए ये सर्दी जो है वो मरी की सर्दी के जैसी है। यहाँ पर सब ने अपनी जैकेट्स और लिहाफ वगैरह निकाल ली हैं और रात को यही लिहाफ और ये सब चीज़ें लेकर जो है सर्दी
को एंजॉय किया जा रहा है। कराची वालों के लिए ये जो थोड़ी सा सर्दी का महीना होता है ना, ये इनके लिए नेमत होता है, तो सब जो है इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक कह रही है इकरा आप, लेकिन देखिए नताशा कितनी अच्छी वैसे लग रही है। नताशा भी हमारे साथ है। सुहा, अगर टाइम है तो नताशा से सवाल है। हाँ, करे, सवाल बिल्कुल कर लेते करे, हैं भाई। करे नताशा, सवाल। मौसम की सूरत हाल आपके चेहरे से भी हम अंदाजा लगाते हैं, बड़ी फ्रेश होती हैं आप फील्ड में, लेकिन आज लगता है भैया लाहौरियों ने नताशा नाश्ता मुस्कुरा नहीं किया दो। है। थोड़ा सा स्माइल चाहिए चेहरे पे, शुभ कर रहा है हाँ, ना। ऐसी स्माइल, $100 स्माइल। हरमीत नताशा आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि अगर कराची वालों को तो मुश्किल से सर्दी नसीब होती है, आपकी डेनिम जैकेट से लग रहा है कि हाँ सर्दी भी है, लेकिन हम जरा स्मोक की वजह से थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं। हवा में आपको खुनकी महसूस हो रही है, खुश्की? बिल्कुल सोहा, ऐसे ही है कि सुबह और शाम के औकात में मौसम, चूँकि जब हम ऑफिस आते हैं तो ठंडी हवा चल रही होती है, तो जाहिर सी बात है खुद को कवर करने के लिए, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है और उससे बीमारियां फैल रही हैं, तो लिहाजा खुद को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएं, लाहौर के अगर मौसम की बात कर लेते हैं तो हरमीत लाहौर में मौसम नॉर्मल मौसम है, ना इतनी ज़्यादा ठंड है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है। अभी की अगर हम बात कर लेते हैं तो लाहौर का जो कम से कम आज दर्जा हरारत है वो 17 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। बारिश के कोई चांसेस नहीं है। हमें इसी तरह स्मोक के साथ ही अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, क्योंकि जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आपने ख़ुद को कवर करके निकलना है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती ये मौसम बड़ा अजीब है। बुखार अगर हो रहा है तो वो जल्दी आराम नहीं आ रहा। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि स्मोक में आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। अभी भी हल्की हल्की लाहौर में जो स्मोक है वो छाई हुई है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बताया जा रहा है कि लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये जो स्मोक है ये बढ़ती जा रही है। लेकिन हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये जो स्मोक की चादर बिछी हुई है आसमान पर भी और पूरे लाहौर को जिसने लपेट में लिया हुआ है, शहरी जिसके बायस परेशान है, तो अल्लाह की जो रहमत गुज़श्ता रोज़। अच्छा नताशा आप ठीक कह रही हैं, व्हाट वी कैन डू इज कि हमें इंतजार करना चाहिए बारिश का कि बारिश हो जाए, बट ऑल दो एस्टिमेट जो लगाया गया 300 मिलियन का एक बहुत बड़ी खतीर रकम है और उसके हम मुतहम्मिल फिलहाल तो नहीं हो सकते। पंजाब में अगर आर्टिफिशियल रेन की हम बात करें तो सोल्यूशंस पे आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा? जैसे वीकेंड पे पहले सैटरडे संडे था, फिर फ्राइडे को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो इस दफा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो हैं उसकी एक्टिविटीज भी आपको पता है कि आउटडोर मुकम्मल तौर पर बंद है पूरे पंजाब में, तो ये सोल्यूशन के तौर पर अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या इनिशिएट करना चाह रही है और क्या करेंगे वीकेंड पे? देखिए सोहा, ये तो टाइम के मुताबिक ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि एक दिन पहले अनाउंसमेंट की जाती है कि हम 3 दिन का स्मार्ट डाउन लगा देंगे, हम 2 दिन का स्मार्ट डाउन लगा देंगे। लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो हर साल ही पूरे पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में भी हमें स्मोक का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत को कुछ चाहिए था कि स्मोक आने से पहले ही, मौसम चेंज होने से पहले ही ऐसे इकदाम करते, ताकि ये जो अभी लोग तंग हो रहे हैं, मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो रहा है, ये तमाम जो मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं ये ना करनी पड़ती। जब ऐन मौके पर कोई प्रॉब्लम आपके सर पे पड़ती है तो आप फिर उसको सॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है नताशा रहमान, थैंक यू सो मच बीइंग हियर। आप लाहौर में मौजूद थी और कराची से जो है वो हमें इकरा ने ज्वाइन किया था, आपका भी बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हरमीत बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर्स जो फील्ड में मौजूद थी, कि हम पूरा साल इंतजार करते हैं और उसके बाद 11th आवर हमारी कोशिश थी कोई ना कोई ऐसा हल निकाल दिया जाए कि फॉर द टाइम बीइंग हमारा जो हमें छुटकारा मिल सके स्मोक से, और फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। एक ब्रेक लेनी है क्विक सी, वापस आते ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुमे और हरमीत आपको वेकअप कॉल देने के लिए फिर से एक बार स्क्रीन पे हैं और स्क्रीन का हम आगाज करते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं डेली डोज से। सो हरमीत आइए, आज का ट्यूसडे का डोज, वैसे कल मंडे का डोज आपने मिस कर दिया, लेकिन चले ट्यूसडे डोज हम मिलके पब्लिक को देते हैं और हम इस सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले हमने खबर आपको ये देनी है जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, अच्छी खबर भी है। कानून साजी की बात की जाए तो हरमीत 18वीं तरमीम के बाद अब बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर इसको जो है इनिशिएट किया गया है। एबटाबाद से एक 57 साला खातून जिसने मरते वक्त जो है अपने जिस्मानी अज़ा का अतिया किया है। अगर डोनेशन की हम बात करें या लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, तो इस पर एक के बाद एक ऐसी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ शहरों में आपको पता है होती हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन अगर हम 18वीं तरमीम के बाद की बात करें तो पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाद मरग जिस्मानी अज़ा को अतिया किया गया है।
कानूनी ट्रांसप्लांट की तारीख ये रकम की गई इस खातून की जानिब से, जिसने 3 जिंदगियों के चिराग हरमीत रोशन किए। एक को जिगर जो है वो हत्या किया और 2 को जो है वो किडनीज। और उसके बाद जो है अगर आप देखें ओवरऑल निज़ाम हमारे पास इस तरह का नहीं है, जो कि यकीनी तौर पर एक अलमिया भी है, एक परेशानी भी है कि बाकी ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो आपके पास इतना पैसा नहीं है। अभी रिसेंटली मैं सवाल किया, मेरे एक रिश्तेदार थे, जब मैंने उससे पूछा तो उसकी हालत, नौजवान थे, उसकी हालत इस किस्म की थी, 3-4 बच्चे हैं उसकी, लेकिन उससे मैंने पूछा कि आपकी किडनी तो अब ख़त्म हो चुकी, क्या करना है? तो डॉक्टर ने कहा कि अभी 60-70 लाख रुपया आ गया। मेरे पास तो 60-70 लाख रुपया है नहीं, फिर इसके लिए हिंदुस्तान की तरफ जाना होगा, तो उसके लिए वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो ऐसे में अगर हम अपने आज़ा जो हैं वो अगर डोनेट करते हैं, और अगर ये खातून है जिन्होंने डोनेट करके कहीं जाने जो है वो बचाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा जो है ये तरीक़ाकार, ये इस रास्ते पर चलना मैं समझता हूँ कि सबको होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप किसी और को ज़िंदगी बख्श देते, आपकी ज़िंदगी आपने तो गुजार दी है, लेकिन कहीं ना कहीं, और मैं देखता हूँ कि बहुत बेतहाशा ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से ये अपने जो आज़ा हैं उसका डोनेट करने का ऐलान किया। तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं एक तो 18वीं तरमीम के बाद ये इनिशिएटिव जो है जिसको लिया गया पाकिस्तान में, लेकिन दीगर ममालिक में इससे पहले ये मामला जो है हमारे सामने बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन बहरहाल इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और इसी तरह इस चीज़ को कंटिन्यू भी रखना चाहिए। तमाम तर लोग जितने भी हैं कहीं ना कहीं वो डोनेट कर सकते हैं अगर वो चाहें अपनी ज़िंदगी के बाद। रिफ़त इस खातून का हरमीत नाम है, और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो दीगर अज़ा भी वो डोनेट करना चाहती थी, लेकिन मैं वही बात कोट कर रही थी कि हमारे पास ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि दीगर अज़ा को महफूज किया जा सके। तो इस सूरत हाल में विल वसीयत जो होती है उसमें आप पहले ही ये चीज़ लिख देते हैं, दर्ज कर देते हैं, और अगर आपके इस दुनिया में जाने के बाद भी एक सदका जारिया है कि किसी की जान बच जाए और वो सारी ज़िंदगी जितनी देर वो ज़िंदा रहे आपको दुआएँ देते रहे, यकीनी तौर पर एक नोबल कॉज है। इसके लिए इस खातून ने बड़ा जिगरा दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर बेसिकली हमने आपको देनी है एक आर्किटेक्ट शाहकार हमने आपको दिखाना है। इंडोनेशिया में ये शाहकार है और ये दुनिया का 5 मंजिला लेकिन सिर्फ 9 फीट चौड़ा अनोखा तरीन होटल है। मतलब इसकी चौड़ाई बहुत कम है, लंबाई में तो खैर चले 5 मंजिला बना दिया इस आर्किटेक्ट ने, लेकिन मैं बताती हूँ इस आर्किटेक्ट की हिस्ट्री क्या है। हरमीत बेसिकली जकार्ता और इंडोनेशिया में मतलब मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने अपनी तमाम तर क्लासेस ली, मुख्तलिफ कोर्सेज किए, मुख्तलिफ डिग्रीज ली, और डिग्रीज लेने के बाद सिंगापुर में इन्होंने बहुत लंबा अरसा काम किया, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। और सिंगापुर की बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि क्या ज़बरदस्त एक के बाद एक ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ बनाई हुई हैं, और उसका आर्किटेक्ट जो है वो एक मतलब पूरी दुनिया में वहाँ पर आर्किटेक्ट ना सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि वहाँ की बिल्डिंग्स जो है उनको कोड किया जाता है। लेकिन जनाब जब ये वापस इंडोनेशिया पहुंचे जो कि इनका अपना मुल्क है, तो वहाँ पर ये ज़मीन का एक टुकड़ा बहुत लंबे अरसे से ऐसे ही पड़ा था जिसको कोई ख़रीदता नहीं था। तो उसने लिया इसको एज अ चैलेंज कि मैं यहाँ पर एक ऐसा होटल बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में वो मशहूर हो जाएगा और दूर दूर से टूरिस्ट हैं वो आएंगे और इसको देखेंगे। और जनाब देखिए उन्होंने बना दिया, मंजिलें 5 बना दी और 9 फीट सिर्फ चौड़ाई है इसकी, लेकिन अंदर से इंटीरियर सोहा जावा के जो लोग हैं ये काफी बड़े बहुत ज्यादा मेहनती हैं। मैं जावा की जो जुबान है वो मैं काफी रवानगी से भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इन इलाकों में गया और जावा के लोग इनकी जो लुक होती है ये बिल्कुल मकरानी, हमारे जो कराची में मकरानी भाई हैं उनकी तरह इनकी लुक होती है। बड़े सख्त किस्म के बाल होते हैं, जिस्म इनका बड़ा सख्त होता है, बड़े जबरदस्त किस्म के कारीगर होते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं। और एक तरफ तो हमारी तरफ पाकिस्तानियों की तरफ जुगाड़ी बहुत ज्यादा होते हैं। तो वाकई में मैंने वहां पे मुनफरिद किस्म की बिल्डिंग्स भी वहां पे देखी, बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़े प्यारे लोग भी हैं, आप ये भी कह सकते हैं मेहमान नवाज है बहुत ज्यादा। हम मेहमान नवाजी की अपनी मिसालें तो देते हैं, लेकिन मैंने बेपनाह मेहमान नवाजी देखी इंडोनेशिया में, और बड़े मजे मजे के पकवान आपके लिए अगर उन्होंने अपने लिए तैयार किए होते हैं तो वो पहले आपको सर्व करते हैं। आपको कहते हैं नहीं आपने खाना है, अगर आपने इनकार कर दिया इसको बुरा मानते हैं, वो कहते हैं आपने रिज़्क से इनकार किया है। तो ये वहाँ की सिचुएशन, लेकिन बहरहाल बड़े मेहनती लोग हैं और बड़े मुनफरिद किस्म की बिल्डिंग जो है यहाँ पे नजर आ रही है। वाकई में जगह कम है, लेकिन जगह कम होने का फायदा उन्होंने जबरदस्त तरीके से उठाया है, और ऐसा फायदा उठाया है कि ना सिर्फ इंडोनेशिया में बल्कि जकार्ता में और सिंगापुर में दीगर ममालिक में जहाँ पर उन्होंने काम किया वहाँ पर मुख्तलिफ सयाह जो हैं वो सिर्फ इस शाहकार को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ का रुख करते हैं। बिकॉज ना सिर्फ आउटसाइड, इनसाइड के व्यूज़ भी हम आपको दिखा रहे हैं ना, वो देखिए इनसाइड भी कितना ज़बरदस्त बनाया है। छोटा सा रूम हो,
बेड का और बेड के साथ बाथ शावर, और उन्होंने सब सहूलियात एक कमरे में एक छोटी सी जगह पे उन्होंने आपको दे दी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगला डेली डोज जो है वो हमने आपको देना है। बेसिकली एक मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा आर्ट है जो कि सिर्फ गॉड गिफ्टेड हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो शायद बहुत लंबा अरसा लग जाए आपको ये सीखने में। 10 जुमलों में लिखे हरूफ को कम वक्त में गिनने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मर्द ने बना लिया है। इस आदमी ने बनाया है। और मैं सोचती हूँ कि अभी तो काफ़ी इनकी एज है अनमीत, लेकिन आपको पता है बचपन में इनका कहना ये कि मैं जब इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास में परफॉर्म करता था तो मेरे टीचर कहते थे कि नहीं ये कोई मतलब मसला है, मतलब ये ऐसे हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। मतलब ये जो रिकॉर्ड है, पहले मैं आपको ये एलेबोरेट कर देती हूँ। 10 जुमले और 10 जुमलों में लिखे हुए जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब एक एक हरूफ को अलग अलग आपने पढ़ना है। 35 सेकंड में 10 जुमलों में लिखे हरूफ इन्होंने गिन के बता दिए कि ये कितने हैं। लेकिन आपको पता है दरअसल उन्होंने 2 से 3 सेकंड में इसको गिन लिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके मुताबिक उन्होंने बाआवाज़ बुलंद उन्होंने ये अनाउंस करके बताना था, इसीलिए उनको 35 सेकंड लगे हैं। दरअसल खबर ये है कि उसने 10 जुमलों के हरूफ को सिर्फ 2 से 3 सेकंड में गिन के बता दिया जनाब ये कितने हैं। ऐसे मैथमेटिक्स में ये एक्सपर्ट हैं। वैसे अगर हम देखें तो जाहिर बात है, आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं क्लास में ऐसे लोग बच्चे जो हैं वो बैठे भी होते हैं, हमें नज़र भी आते हैं और बड़े एक्टिव भी होते हैं और हाजिर दिमाग होना भी लाजिम है। और फिर कहीं ना कहीं हम जब उनको देखते हैं तो इस किस्म के मुनफरिद रिकॉर्ड बनाते हुए भी हमें नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि रिकॉर्ड बनाना, और फिर हमने माजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के बहुत सारे लोग जो है एक नया रिकॉर्ड बना के आगे निकल जाते हैं। लेकिन बहरहाल इसके लिए हाजिर दिमाग होना, दिमाग का तेज़ होना, भाई कमाल का बादाम, पता ही कौन बादाम का कुछ तक खाते हैं लेकिन क्या खाते हैं, कमाल कर गई है। हाँ दिमाग बहुत तेज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो जी अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो एक ऐसा करतब है जो कि नॉर्मली आप सर्कस में देखते रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो किया है वो तो आप देखकर हैरान ही हो जाएंगे ना। नॉर्मली वैसे अब तो हरमीत सर्कस का रुझान कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम हो गया है, लेकिन अब अगर भी आप मुख्तलिफ ममालिक में जाएँ तो वहाँ पर सर्कस अभी भी लोग बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन ये एक जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक का, ये मैं आपको बताती हूँ दरअसल ये क्या है। तवील रस्सी पर चलते हुए जकलिंग का ये अनोखा सा मुजाहरा जो है वो इसने किया। और पहले देखें, अगर आप सर्कस में जाते हैं तो वहाँ पर मुंह से आग निकालना, रस्सी पर चलना, बैलेंस करना, ये सारे ट्रिक्स तो होते रहते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है दरअसल वो है तवील तरीन रस्सी का। मौत का कुआं, क्या याद कराया आपने। तो ये तवील तरीन रस्सी थी। और फिर देखें ना, सोने पे सुहागा कहूँ या फिर इसको मैं कुछ और ही कहूँ, वहाँ पे उन्होंने हाथों में छुरियाँ पकड़ी हुई हैं। मतलब कि नीचे कुआं और आगे कुआं पीछे खाई ये वाला इनका हिसाब है। लेकिन ये इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक ट्रिकी काम था, डेंजरस था, इर्द गिर्द के लोग जो है वो परेशान और हैरान थे, लेकिन जनाब ये कॉन्फिडेंट थे जस्ट टू मेक दिस रिकॉर्ड और वो उसमें कामयाब हो गए हैं। वैसे सुहा आपको याद है पंजाब के लाहौर की तरफ हम आते थे और वहाँ सर्कस और इसी तरह मेले ठेले बहुत ज़्यादा लगते थे, और मुझे बचपन में लड़कपन में ये सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा याद हैं। और ख़ासकर जब वैसाखी का मेला लगता था गुरुद्वारा पंजा साहब में, आसन अब्दाल में, तो वहाँ का पूरा ग्राउंड जो है वहाँ पे मौत का कुआं और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करतब थे वो सर्कस में दिखाए जाते थे। हमारे बहुत सारे पठान भाई जो है, हमारे जो बहुत सारे खुसरे भाई थे, उनको देखने के लिए भी आते थे। बहुत अच्छा इवेंट होता था, बड़ा मज़े का इवेंट होता था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फीकी होती गई हैं। लेकिन बहरहाल अब हम बाहर से रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, लोग रिकॉर्ड बनाते भी हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बड़ा मुनफरिद किस्म का, खतरनाक किस्म का वो करतब दिखाने वाला जो शख्स होता है उसको बड़ी हैरानगी से हम देखा करते थे कि भैया बड़ा मुश्किल काम कर रहे हो भाई। लेकिन चलिए मुश्किल काम तो है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए मुश्किल काम ही आपको चूज करने पड़ते हैं और उसके बाद ही तो रिकॉर्ड बनते हैं। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। क्विक सी हमने ब्रेक, इन ब्रेक के बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे सियासी सिनेरियोज जो हैं वो किस जानिब ड्राइव हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का शोर काफी ज्यादा हो गया है। नहीं आता तो कोई मंशूर नैरेटिव, कोई जलसा या फिर कोई बयान जो है अवाम के तमाम मसाइल को एड्रेस करने के लिए सियासी जमातों की तरफ से नहीं आ रहा, लेकिन आता है तो सिर्फ ECP का एक बयान सामने आ जाता है। लेकिन इंतखाबात की तैयारी की अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या कौन कैंपेन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो कैंपेन कर रहा था वो तो अब्बा की डांट से दुबई वापस चले गए हैं। वापस आना है, कब आना है, कैसे आना है, कैसे ड्राइव करेंगे अपनी कैंपेन को, ये देखना भी बाकी है। लेकिन नून लीग अब एक रेस्टिंग मूड पे चल रही है, वेट एंड वॉच वाली
पॉलिसी में नजर आ रही है कि कोई इस तरह से कैंपेन एक्टिवली की नहीं जा रही, क्या वजह है इसके पीछे, ये जान लेते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि अगर हम सिर्फ नैरेटिव की बात करें, फिलहाल सिर्फ एक बयानिया जिसकी हम हमेशा देखते हैं कि इलेक्शन से पहले एक बिल्ड किया जाता है, अवाम के मसाइल को एड्रेस किया जाता है, इस पर बहुत बात की जाती है, इलेक्शन कैंपेन्स में उसी बयानिए को लेकर थ्रू आउट चला जाता है। आप क्या समझते हैं कि नून लीग इस वक्त इस बयानिए पे चल रही है? उनकी तो कैंपेन भी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं जितना कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी देख रही है इसको। जी, पीपल्स पार्टी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और मुस्लिम लीग नून अभी अपना पार्लिमानी बोर्ड बना रही है, टिकटों की तकसीम में उनकी मंशूर कमेटी बनी है। हमें लगता है वो प्री इलेक्शन जो मैनेजमेंट है, लोग शामिल हो रहे हैं, वो अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हल्कों की सियासत में लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हमसे बनाया है, बलूचिस्तान में देखा है, अब हम उनका केपी में इत्तेहाद देखने जा रहे हैं, सिंध में देखने जा रहे हैं। तो वो एक और किस्म की इलेक्शन मैनेजमेंट में हमें नज़र आ रहे हैं। वो अपना नेशन वाइड एक इत्तेहाद बनाते हुए कैंडिडेट्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि किस हल्के से किसको शामिल कर लें, किसको ना शामिल करें। तो वो एक प्री इलेक्शन मैनेजमेंट में हमें नज़र आ रहे हैं और बिलावल हमें जो है वो इलेक्शन कैंपेन में नज़र आ रहे थे और हम सब का ख्याल था कि वो बहुत अर्ली ये काम कर रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शन स्केड्यूल आया नहीं है। आप कोई 90 दिन 100 दिन तक इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, ये 40-50 दिन चलती है, 30 दिन चलती है, कॉस्टली काम है। तो फिर उनके अब्बा ने कह दिया वो अनट्रेंड हैं, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं रही है, वो अब्बा ने ही समझा लिया उन्हें। मुजम्मिल साहब, इसी से ही आपसे सवाल करूंगा कि एक तरफ तो जिस तरह हमने देखा कि काफी वो एक्टिव थे और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अचानक ये इंटरव्यू का आ जाना, सर आप इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? बिलावल को क्या नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान हुआ, और जरदारी साहब का इस वक्त इस कहने का मकसद क्या था? क्या वो आगे सिर्फ नून लीग के साथ या जो फैसला हो चुका है उस फैसले को ताबे करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिलावल जो है ना वो इमरान खान को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। उनका अंदाज़े सियासत बिल्कुल वही बन रहा था जो हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का देखा, जिसमें ललकारना, जिसमें लोगों को ह्यूमिलेट करना, नाम मुँह से पुकारना, जिसमें लोगों का मजाक उड़ाना और तज़हीक का पहलू जो हम देखते थे। हमें बिलावल की स्पीचेस में वो नजर आया कि जी वो रिटायर हो जाएं, वो घर चले जाएं, वो ये कर लें। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आसिफ जरदारी को ये एहसास होगा कि बेशक चेयरमैन पीटीआई की जगह खाली हुई है, लेकिन बिलावल को वो जगह फिल नहीं करनी चाहिए। अगर वो जगह फिल करेंगे तो उसका अंजाम भी उनके सामने है। तो एक स्पीड ब्रेकर सा लगाया है आसिफ जरदारी साहब ने कि बेटा कहीं गाड़ी मार ही ना दे सियासत की और इमरान खान बनने के चक्कर में वाकई इमरान खान ना बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये वो एक सेंसिबल मूव थी आसिफ जरदारी साहब की कि जब गाड़ी बहुत तेज कोई चला रहा हो तो आप स्पीड ब्रेकर से उसे स्लो करते हैं। तो मैं उस इंटरव्यू को एक स्पीड ब्रेकर के तौर पे देखता हूँ। सर ठीक है, मुझे मतलब इस चीज को भी एड्रेस कीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इस चीज को भी साथ ही एड्रेस कर दें कि जेल ट्रायल का कदम करार देने के बाद इमरान खान साहब जो है पीटीआई के चेयरमैन, वो 117 दिन बाद आएंगे, वापस तो नहीं कह सकते, खैर जेल से बाहर आएंगे। वापसी का क्या समझते हैं आप? अगर टिकट्स की तकसीम की बात करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात करें और निशान की बात करें, इस पर काफी पीटीआई में चीजें जो है एम्बिग्विटी का शिकार है, कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। तो आप एग्जिस्टेंस क्या देखते हैं पीटीआई की आने वाले इंतखाबात में? देखिए, पीटीआई जिस मरहले से गुजर रही है, इस मरहले से मुल्क की 2 बड़ी बल्कि 3 बड़ी सियासी जमातें गुजर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी भी इसमें से गुजर गई है क्योंकि बेनजीर भुट्टो कन्विक्ट हो गई थी, नाहल हुई, तो फिर उन्होंने एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना के इलेक्शन लड़ा था जिसका मखदूम अमीन फ़हीम को चेयरमैन बनाया। नवाज शरीफ भी जब कन्विक्ट और नाहल हुए तो आपको याद है कि उनके सेनेटर से शेर का निशान छीन लिया गया था। उसके बाद उन्होंने पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ को दी और शहबाज शरीफ ने टिकट बांटे। तो ये तो लॉ ऑफ द लैंड है। इसी तरह एएनपी भी इसमें से गुजरी है, नैब पे पाबंदी लगी थी, फिर एएनपी इसमें से गुजरी। तो उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए, नया चेयरमैन लाना चाहिए। जो भी नया चेयरमैन होगा उसको बल्ले का निशान भी मिलेगा, वो टिकटें भी तकसीम करेगा। मुझे तो इसमें अगर वो जिद करेंगे कि मैंने ही चेयरमैन रहना है
तो फिर तो कानूनी मसाइल जरूर पैदा होंगे। और वो जिस तरह उन्होंने इससे पहले पॉलिटिकल ब्लंडर्स किए हैं, जिनमें इस्तीफे देना, हुकूमतें तोड़ना, लॉन्ग मार्च करना, तो ये खुद को चेयरमैनशिप पे बजिद रखना भी एक पॉलिटिकल ब्लंडर होगा मेरे नजदीक। उन्हें ले आना चाहिए। आजकल तो वो मरवत साहब बहुत हिट जा रहे हैं, बढ़ गया वाले। मुजम्मिल साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन जो है उसको दोबारा वो इल्तिवा का शिकार हो सकता है, और ऐसे में आपको जस्टिस अतहर मिनल्लाह के सख्त किस्म के वो नोट्स है वो जो उन्होंने जारी किए थे वो भी आपको याद होगा। लेकिन सर क्या वजह है, क्या जो खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं, क्या ये रिवेंजफुल जो एक रिएक्शन अवाम की तरफ से आ रहा है, और फिर जो गिरफ्तारियां डाली गई कन्वेंशन के ऊपर, तो क्या ये वजूहात हैं कि इसको इलेक्शन जो है मुलतवी हो सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या रिएक्शन आएगा? सर मुझे नहीं लगता इलेक्शन मुलतवी होंगे, पहली बात। होने भी नहीं चाहिए। देखिए, लोग हमें मिसाल देते हैं कि पंजाब और केपी के इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए, तो अगर आगे भी नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, पंजाब और केपी के इंतखाबात कौमी असम्बली ने पैसे ना देकर रोके थे, फिनांस बिल को मुस्तरद करके। वो कोई एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर नहीं रुक गए थे, वो किसी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर नहीं रुक गए थे। तो अब कोई पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, अब नहीं है। मुझे कोई आईनी और कानूनी रास्ता इंतखाबात की ताखीर का नजर नहीं आता है। मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछेंगे और आप कहेंगे कि वेयर इज माई मनी ऑन, तो माई मनी इज ऑन 8 फरवरी। अच्छा सर, मुझे लास्टली बस ये बता दें, आपने इतने जबरदस्त तरीके से इसको एलैबोरेट किया है कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो नून लीग के साथ भी हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, हिस्ट्री हैज रिपीटेड सेल्फ। सर हर दफा एक चीज कैसे हो सकती है? मतलब आप देखिए, घूमता है ये सर्कल ऐसे गोल 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 गोल। ये कोई स्क्रिप्ट है कि हर दफा यही होगा, ऐसे ही होगा, इनके साथ ही होगा? ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है सर? व्हाई इज इट सो? सियासतदान एक जैसी गलतियां करते हैं ना। लेकिन 90 की दिहाई में हमने महाजराई देखी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, नवाज शरीफ और बेनजीर की। उस महाजराई के नतीजे में दोनों सियासी जमातें उसी तरह के हालात का शिकार हुई जैसे आज पीटीआई है। उसके बाद उन दोनों सियासी जमातों ने उससे सबक सीखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया कि इस तरह सियासतदानों के आपस में लड़ने से सियासतदानों का नुकसान होता है। उसके बाद हमने देखा चेयरमैन पीटीआई आ गए और उन्होंने गंडासा पकड़ लिया और उन्होंने सबसे लड़ाई शुरू कर दी। हम सब उन्हें समझाते थे कि इस लड़ाई के नतीजे में देखें, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। मेरा मतलब है कि आप हर लड़ाई में आपका अपना नुकसान भी होता है। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ अगले फरीक का नुकसान होगा और आप मुकद्दस गाय की तरह बैठे रहेंगे? ये हो नहीं सकता। देखिए ना, लड़ाई में नुकसान उनका अपना भी हो गया। लड़ते लड़ते पॉलिटिशियंस ने उन्हें घेर के मार लिया और वो जेल में नजर आ रहे हैं। नुकसान जो है बेसिकली सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सॉरी फॉर समझ जाएं, आज भी वो जेल में बैठकर सियासी मुफाहमत की तरफ जाएं, सियासतदानों से बात करना चाहें, तो उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर वो फिर अभी भी ये कहें कि मैं मुफाहमत की तरफ अगर जाया जाए तो रास्ते खुल सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी प्रोडक्शन रही आपसे। ऑल दो कि एक ही गलती जो है वो सियासतदान बार बार करते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन में गलती जो है वो आम आवाम भी कर सकती है। तो आपने बड़ा स्मार्टली सिलेक्शन करनी है इस दफा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और अगर हम आजकल के ट्रेंड्स की बात करें हरमीत, तो देखना ये कि पहले कहा जाता था कि मगरिब से एक ट्रेंड आता है और उसके बाद हम समझते हैं कि वो वायरल हो जाता है और हर दूसरा तीसरा बंदा जो है उसको कोशिश करता है कि अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई ज़रूर करे। बट ऑल दो अगर अब हम देखें तो कपड़ों के मामलों में, फैशन के मामले में, स्किन के मामले में, हेयर के मामले में, हर फैशन जो है वो ज़्यादा देर एग्जिस्ट कर नहीं सकता। मतलब ज़्यादा 1 साल 1.5 साल। अगर हम बात करें 2016 की, तो आपको याद होगा ख़वातीन बड़े प्यारे से बड़े बड़े हेयर स्टाइल बनाती थी। अब वो ट्रेंड गया तो उसके बाद वापस नहीं आया। लेकिन अगर आज की बात करें और स्पेसिफिकली अगर हम बालों की बात करें तो हम इसे सीजनल कर देते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर डिस्कशन होती है, ज़्यादातर ट्रेंड होता है आपकी स्किन केयर का और हेयर केयर का। लेकिन अगर हम बात करें सर्दियों की तो ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ किया जाता है हेयर पे कि आपके बालों का कलर कैसा होना चाहिए, टेक्सचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में आपके बाल फिजी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसे कंट्रोल कैसे करना है। और अगर सिर्फ कलर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो 1001 ऐसे ट्रीटमेंट्स मार्केट में मौजूद है, सैलून्स में मौजूद है, जिसमें आपने बालों को
कलर कराना हो, आपने कट डाउन कराना हो, आपने ब्लॉन्ड कराना हो, या आपने फैशन कलर मेरी तरह कराना हो, तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में होते हैं। बट ऑल दो किस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे डिटेल में, और इसके फ़ायदे तो आपको बताएंगे लेकिन नुकसानात भी बताएंगे। तो इसके लिए इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए शुमाइला अली हमारे साथ मौजूद है, हेयर एक्सपर्ट है, ब्यूटिशियन है। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, आजकल अगर हम बात करें सिर्फ कैमरा की, तो आपको पता है ज़्यादातर लोगों का अपने बालों को ब्लॉन्ड करना या कलर करने का एक मेन फोकस ये भी होता है कि हम स्क्रीन पे अच्छे आएँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारी स्क्रीन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ स्क्रीन की पिक्चर्स कैसी आ रही हैं। अगर एक दुल्हन ने तैयार होना है तो उसने कहना है मेरी फोटोज़ अच्छी आएंगी अगर मेरे बाल गोल्डन होंगे या बालों में अच्छा सा कलर होगा। तो आजकल क्या ट्रेंड में ज़्यादा है, सर्दियों में ख़ास तौर पर? अच्छा, सर्दियों में सबसे ज़्यादा तो बालों का काम स्पेशली एज अ सैलून ओनर बहुत ज़्यादा आता है, और आजकल ओम्ब्रे, बालियाज और हाइलाइट्स का ट्रेंड है। बिल्कुल। ओके। और जी आप कंटिन्यू करें। अच्छा, और उसके साथ अगर आप ब्राइडल सीजन की बात करें तो उसमें लेंजेस जो है ना, पहले एकदम से जैसे आपने बताया 2016 में एकदम से लेंजेस ख़त्म हो गए थे। 2016, 17, अब 18 में एकदम से फिर लेंजेस विद ब्लॉन्ड हेयर। ब्राइडल भी स्टार्ट, हाँ ब्राइडल ने भी स्टार्ट कर लिया कि वो भी ब्लॉन्ड हेयर विद लेंजेस एक ट्रेंड बन गया है। अच्छा देखिए हरमीत, आपको भी याद होगा, ये हमने कई दफ़ा सोशल मीडिया पे मीम के तौर पे हमने ये पिक्चर्स और वीडियोस देखी हैं। देखिए बाल आपके जो होते हैं वो मगरिबी होते हैं, मुंह आपका मशरकी होता है, मतलब पाँव आपके मशरकी होते हैं। ये आप किस तरह से इलेबोरेट करेंगे? वैसे आपकी बात ठीक है सुहा, ट्रेंड बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड आते हैं। और शुमाइला जो फरमा रही है कि शादी ब्याह तो भाई वैसे तो आजकल का सीज़न भी है, लेकिन उसमें हमें बड़े मुनफरिद किस्म के जो हैं वो जो शादी में शरीक लोग होते हैं उनके बड़े मुनफरिद किस्म के जो है वो बालों का कलर, बालों की जो रंगत है बड़ी मुख्तलिफ होती है। लेकिन शुमाइला आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो आप फरमा रहे हैं कि एक तो शादियों का सीज़न है, लेकिन हमें याद है कि एक वक्त ऐसा होता था कि जो खासकर जो है कराची की मेहंदी होती थी उसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बहुत सारे कलर्स आ गए। इस कलर आने के बाद हम ये देखते हैं कि अब जो चीज़ें आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी पॉलिटिशियन उनकी नज़र सिर्फ होती है कि भाई ब्यूटी पार्लर की जो चीज़ें उसको महंगी की जाए, तो ये कलर का ट्रेंड महंगा होने के बाद कम हुआ है या और भी ज़्यादा हो गया? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25% काम जो है वो कम तो हुआ है। उसके बाद अगर बात करें सीज़न है तो लोग कराते तो हैं, लेकिन यही है कि अगर आप बात करें कि शादियों के सीज़न के साथ साथ आप फिर औरतों ने यूजुअली बजट रखा होता है, यानी पूरे साल वो जमा कर रही होती हैं कि जी खाला की बहन की बेटी की शादी में मैंने ये कलर कराना है और ये मेरा बजट है। तो ये यूजुअली औरतों के पास ना बजट निकल आता है कहीं से भी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, वो सेविंग करनी हो या हस्बैंड से निकलवाने हो या अब्बा को तंग करना हो, ऑल दो बना लेते हैं हम। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं, हमने देखे हैं कि मार्केट में एक के बाद एक ऐसे नए फैशंस आ रहे हैं। आपका फैशन कलर बहुत ज़्यादा इन है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा शौक से कराते हैं, पिंक चंक्स करा लिए, ब्लू चंक्स करा लिए, ग्रीन करा लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, जब देखिए बालों पे अगर आपने कलर करना है तो आपके ब्लैक हेयर्स है जो कि नेचुरल ज़्यादातर लोगों के होते हैं। जी बिल्कुल। अब ब्लैक पे होता है कट डाउन, मतलब उस कट डाउन के बाद ही कोई कलर अप्लाई होता है। मुझे ये बताएं कि नुकसान कितना होता है इसका, कि आपके अगर छोटी सी उम्र में 18-20 साल की उम्र में आपके बालों को कट डाउन हो जाए तो वो कितने डैमेज हो जाते हैं? अच्छा, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है ना, अक्सर लोग बच्चियां मेरे पास आती हैं जो OA लेवल्स की होती हैं, वो ये कहती हैं कि जी आप यहाँ हमें फ़ैशन कलर करा दें। मदर्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं कि बाल ख़राब होंगे या कुछ, लेकिन वही होता है बच्चियां कराती हैं। अच्छा, जहाँ तक नुकसान की बात है वो बहुत, आप देखें बालों के अंदर वो एक स्ट्रक्चर जो है हमारा क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मोड्यूला, जब क्यूटिकल अगर बालों का खुला होता है तो उसमें डेफिनेटली आपकी प्रोटीन की जो लेयर है वो निकल जाती है, तो फिर आपको बाहर की जो डस्ट है और सब कुछ वो जब आपके बालों में आना शुरू होता है, बाल डैमेज की तरफ चला जाता है। अगर आप कट डाउन कराते, जैसे एक काला रंग का बाल है, अगर उसको आपने इसको ब्लॉन्ड करना है, वो डेफिनेटली विदाउट प्री लाइटनिंग के ब्लॉन्ड नहीं होगा। और डेफिनेटली उसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसके अंदर फिर अमोनिया भी होता है, वो सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर आपने कराना है तो कोशिश करें कि आप अच्छा शैम्पू यूज करें। जी
शुमाइला, जी, अगर जी, हम जी, देखें जी, जी, आजकल बोलिए। जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, खासकर हमारी जो को होस्ट है सुहा, जो जिस किस्म की शर्ट्स होती हैं, फिर कलर भी हो, ये तो बड़ी खूबसूरत नजर आती है स्क्रीन पे। लेकिन कहीं ना कहीं मर्दों की मैं बात करूं तो मुझे याद है बचपन में जो कराची से बहुत सारे लोग आते थे, तो फिर उनकी बड़ी जो मेरी दस्तार इसी तरह उनकी दाढ़ी होती थी, और कराची से वो आके वो मेहंदी वाला सीन बहुत ज्यादा होता था, और रेड वाली दाढ़ी होती थी, बड़े मजे की उनका स्टाइल होता था। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कलर मुख्तलिफ शर्ट्स के साथ करना, कोट के साथ करना, एक तो शौक है जो आप फरमा रही कि माओं को बड़ी चिंता होती है कि भाई बच्चियों के बाल खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में साथ में क्या ऐसी चीज इस्तेमाल की जाए ताकि वो बाल बचे भी रहें? जी, वो यही है कि आप अच्छा, मैं जब भी किसी कस्टमर का करती हूँ सॉरी, कोई भी कट डाउन करना है, प्री लाइटनिंग करनी है, बालों को रंगना है, जिसमें आपका कोई भी कलर आ जाता है, गोल्डन हाइलाइट्स हो गई, आजकल ग्रे हाइलाइट्स भी चल रही हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप फिर जब आपने बाल को डैमेज कर दिया ना, तो फिर आप उसका कहते हैं ना, उसकी एहतियात भी करें। तो उसमें आप अच्छा शैम्पू, कंडीशनर, मास्क यूज़ करेंगे तो तब, अदरवाइज बाल डैमेज पे चला जाएगा। देखिए आजकल बोटॉक्स, कैरेटिन, इस तरह के ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, जो कि बालों को एक स्मूदनिंग ट्रीटमेंट होता है, जो स्ट्रेट काइंड ऑफ भी कर देता है और जरा सा हेल्दी भी आ जाता है। प्रोटीन ट्रीटमेंट, इस तरह के ट्रीटमेंट्स आपके बालों को कम से कम नरिशिंग जो उनकी मेंटेन रहती है, इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं शुमाइला कि जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक चीज़ मतलब फैशन में है, ट्रेंड में है, तो आपने कर लिया, सारे भेड़ चाल उसी में चले गए ना। अब आपने ये भी तो देखना कि आपकी रंगत क्या है। अगर सांवला रंग है, गंदमी रंग है या गोरा रंग है, उसके मुताबिक आपके बालों का कलर सूट करता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आजकल एक टाइम ऐसा भी आया था हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द कि हर किसी के गोल्डन बाल थे, तो कितना ज़्यादा आप सजेस्ट करती हैं आपके पास आने वाले कस्टमर्स को कि भी आपने देखना है कि अगर एक चीज़ ट्रेंड में है तो डजंट मीन कि वो आपको सूट भी करे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए अंडरटोन तो विदाउट अंडरटोन, अगर आपकी कलर जो है, आपके फेस का अंडरटोन आपका वार्म अंडरटोन है या कहते हैं ना कोल्ड अंडरटोन है, उसके हिसाब से अगर करेंगे तो डेफिनेटली एक सोफिस्टिकेटेड सा लुक आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपका वही है कि वार्म अंडरटोन है और बहुत ज़्यादा आप ऑरेंज टाइप गोल्डन पे चले जाएंगे, तो डेफिनेटली एक तो वैसे ही आंखों में चुभेगा और वैसे, और वही होता है कि अजीब सा भी लगेगा, शॉकिंग। आप जैसी एक्सपर्ट जो हैं ये शहरों में हमें मिलती हैं, और खवातीन की भी ख्वाहिश होती हैं, टेलीविजन देखती हैं, मुख्तलिफ एक्ट्रेस को देखती हैं। हमारे पड़ोस में खातून थी, वो लेडी डियाना से बड़ी इंस्पायर थी, तो वहाँ तो ब्यूटी पार्लर थे नहीं, तो उसने हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन लगाने के बाद वो बिल्कुल वो जली हुई छिली की तरह बन गई। ये हाइड्रोजन भी हम देखते हैं लोग लगाते हैं, तो इसका कितना नुकसान होता है बालों को? हाइड्रोजन बेसिकली अगर हम ब्लॉन्डर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, तभी वो ब्लॉन्ड करते हैं बालों को, मिक्स कर, उसके बगैर तो नहीं होता, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। हाँ, अदरवाइज वो फिर उसके अंदर फिर कंडीशनिंग एजेंट भी डालते हैं ताकि बाल बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर हाई एंड प्रोडक्ट्स इफ़ आई एम यूजिंग, तो मुझे पता है कि उसमें बहुत जल्दी वो मिक्स भी हो जाता है, बहुत जल्दी एप्लीकेशन में भी प्रोसेस बहुत आसानी से होता है, और फिर कंडीशनिंग एजेंट उनके अंदर मौजूद होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत है। आजकल अमोनिया फ्री डेसिडाई मार्केट में अवेलेबल है, एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑयल बेस होता है तो वो जरा थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेता है। जी जी, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लड़कियां, वैसे तो जाहिर बात है खूबसूरत सब ने बनना है, चाहे मर्द हजरात हैं चाहे खवातीन हैं, लेकिन ऐसे में रंगत जो है, कहीं ना कहीं रंग कुछ और होता है, बालों का कुछ और होता है, ये कितना मैटर करता है? अब हम सोहा को देखते हैं, बड़ी वो खूबसूरत नजर आती है, मैं तारीफ कर रहा हूँ, ऑन एयर कर रहा हूँ, मेरे काले बाल है ना इसलिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि उनकी रंगत कहीं और, लेकिन बाल वही चमकीले पुरानी दादियां में नजर आती हैं। नहीं, यही वाली बात कि वो अंडरटोन के हिसाब से अगर आप करते हैं तो फिर नहीं होता, और बहुत ज़्यादा ना कर दें। अब जैसे ओमरे है, तो ओमरे में ये होता है कि आपका जो होता है ना, आपका ये जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, यहाँ पे वो सारा ब्लैक या होता है ना डार्क ब्राउन कलर का शेड होता है, इसके बाद शेडिंग आना शुरू हो जाती है लाइटर टोन की, तो वो भी आजकल सूट करती है। और अगर आप हाईलाइट्स की बात करें, पूरा भर ना दें, वो फिर आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज जैसे हाईलाइट कर लें, और फिर उसमें ब्लैक एंड हल्का सा ब्लॉन्ड झलकता है, तो वो बेहतर। लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह बाल खोल रहे हैं, आप हर वक्त बांध के रखते हैं और तेल लगा हुआ है बालों में और ना लिपस्टिक है, तो वो फिर उसमें ब्लॉन्ड क्या करेगा। आप प्रिकॉशंस जो आप बता रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है शुमाइला। हाईलाइट्स की जब आप बात करते हैं, बाल गोल्डन होते हैं, कहीं कहीं से बहुत ज्यादा गोल्डन, कहीं से कम गोल्डन, मतलब आप हाईलाइट्स को इस तरह से देखते हैं, लेकिन इट्स बीन आई थिंक मोर देन 4 or 5 years। मुझे बहुत लोग कहते हैं सुहा कलर करा लो, स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन देखिए मेरे अपने बाल वर्जिन हेयर्स हैं,
जेट ब्लैक है और ये ऐसे ही है। जेट ब्लैक से याद आया कि पिछले 6-7 महीनों में आपको याद होगा एक ट्रेंड चला था कि हर किसी को काले बाल चाहिए थे और जेट ब्लैक चाहिए थे, तो जिसका ब्लॉन्ड था, जिसका हाईलाइट था, कट डाउन था, सब ने काले बाल करा लिए। तो आप क्या समझती हैं कि देखिए ये फैशन जब रिपीट होता है तो दोबारा से हम रिवर्स होकर वही पहुंच जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया होता है। जिसके बाल काले थे कभी, जब उसने कलर करा लिए तो कुछ 5-6 साल बाद दोबारा से ब्लैक कलर करना पड़ा। तो आप क्या समझती हैं ये ट्रेंड अभी भी है काले बालों का? बहुत कम है। अब वन शेड में लोग जा रहे हैं, बट आजकल मौका का जो ब्राउन कलर का शेड है वन डाई में, पहले ब्लैक में था, ब्लैक कलर बिल्कुल कर लेते थे, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा मौका वन शेड का ब्राउन्स में चले जाते हैं लोग। वही वाली बात कि अब ब्राउन जो है ना हर किसी पे सूट नहीं करता। हाँ, कूल अंडरटोन पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वार्म अंडरटोन पे एकदम से उसका कलर बहुत ज़्यादा, यानी एकदम से वो डार्क लगना शुरू हो जाती है कोई भी। तो इसलिए जो हर वक्त बाल खोल रही है। एक और चीज़ जी हम ये देखते हैं कि ख़वातीन बहुत पैसा लगाती हैं, ख़ासकर ख़वातीन, ज़ाहिर बात है, मर्द हजरात तो बेचारे कहते हैं कि कुछ ना कुछ बच ही जाए, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के कलर्स वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी है, बड़े करीब से देखी है, बड़े आस पास देखते हैं, तो ये बाल धोने का जो रिवाज है वो बड़ा कम है हमारे माशरे में। जुमे की नहा लेते हैं, वही साफ सुथराई हो जाती है, आबादी हमारी ज़्यादा है ना। तो ऐसे में ख्याल कितना रखना चाहिए वैसे साफ सुथराई का बालों का, ताकि जुए ना हो, दीगर मामला में मसाइल बहुत होते हैं। देखिए वैसे इस्लाम में तो, हम मुस्लिम में तो वो सफाई निस्फ़ ईमान कहते हैं ना, तो वो तो है, वो ज़रूरी है। वैसे सब में ऐसी हैं, सब में ऐसे ही, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात हाँ नहीं, देखिए ये है कि अभी देखें अब सर्दियाँ हैं, तो वो एक अगर आप देखें तो आपने, अगर आपका देखिए डिपेंड करता है पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। अगर जो यूजुअली सर्दियों में यहाँ लाहौर की ठंड के अंदर आप दो दिन में, कुछ लोग मैंने देखा है वो डेली भी नहाते हैं, कुछ लोगों का ये होता है कि 2 दिन के बाद फिर वो एक दफ़ा लेते हैं, एक दफ़ा नहाते हैं। स्पेशली अगर आपका बाल शैम्पू, बस ये है कोशिश करें कि 7 दिन है हफ्ते में, तो उसमें कोशिश करें कि 2 दफ़ा ही करें। अच्छा, यही बात है शुमारा जो मैं आपसे पूछने वाली थी कि शैम्पू रोज अपने बालों को नहीं करना चाहिए, चाहे कलर्ड है या नहीं है, डैमेज कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। शुमारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम इन अ फेवर ऑफ कि अगर टेक्नोलॉजी करें या फैशन कलर्स की बात करें या किसी भी तरह के ट्रेंड की बात करें, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। हो सकता है आप पे अच्छा लगे, हो सकता है आप पे अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है अरमीत कि नेचुरल इज नेचुरल। जो आपके बालों का कलर उसको संभाल के रखिए, जब सफेद हो जाएंगे ना तो खुद ब खुद ही कलर कराना आपकी मजबूरी बन जाएगा। ऑल्दो हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप इस पे अमल भी करेंगी। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जिस शख्सियत को हमने याद करना है, अगर उनके बारे में या उनके तारुफ के बारे में हम बात करें तो हरमीत बहुत भी लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा हो तो शायद हम वो खाका नहीं बना सकते। बानो आपा को आज याद करने का दिन है, योम पैदाइश है उनका। कल मैं उनका अगर इंटरव्यू देखूं तो कल मेरी नज़र के सामने से यकीनी तौर पर मैंने जब उनको थॉरली पढ़ने की कोशिश की, रिसर्च की, वैसे तो बहुत सारी तसानीफ़ ऐसी मौजूद हैं जिसको पढ़कर आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो संवार सकते हैं, लेकिन लिखने के तरीके के बारे में एक दफ़ा जो है वो अशफाक साहब से उन्होंने पूछा कि लिखना चाहती हूँ लेकिन लिखा नहीं जाता तो कैसे लिखूँ। उन्होंने कहा कि एक दिन तालाब पे जाओगी, दाना फेंकोगी और मछलियाँ आना शुरू होंगी, दूसरे दिन मछलियों में इजाफा हो जाएगा, तीसरे दिन और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसी जगह पर उसी वक्त रोज़ाना जाओगी तो मछलियाँ पहले से ही मौजूद होंगी। लिखने का सिर्फ इतना सा ही फॉर्मूला है कि अगर आपने लिखना है तो रोज़ाना उसी वक्त उसी जगह उसी डिवोशन के साथ अगर आप लिखेंगे तो लिखते चले जाएंगे। और क्या खूबसूरत लिखा, फिर 30 साल लगे उस शाहकार को, उस शोरा आफाक नोवेल को लिखने में जिसे महाराजा गिद्ध कहते हैं। तो उसके अलावा अगर रवा ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी में क्या क्या लिखा और हम सब के लिए यकीनी तौर पर एक मशअल राह के तौर पर उनकी तसानीफ़ मौजूद हैं। तो आज उनको याद करने का दिन है, लेकिन हम उनको हरमीत अकेले याद नहीं करेंगे। नीलम बशीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मशहूर ज़माना राइटर हैं, शायर हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आप कहिएगा कि आपका यकीनी तौर पर बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजरा है, उनकी सोहबत में आप रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त टाइम, वो मेमोरीज जो हैं हम उसको आपके साथ मिल के आज रिकॉल करना चाहते हैं। जी, बानो आपा के साथ वाकई मेरा काफ़ी वक्त गुजरा है, क्योंकि मेरे वालिदैन जो थे, ख़ासतौर पर मेरे वालिद अहमद बशीर, वो भी राइटर थे, मुमताज़ मुफ्ती, ये सब एक ग्रुप किस्म का था दोस्तों का। तो इनके हवाले से हम लोग मिलते जुलते रहते थे आपस में, और मैंने बचपन में बहुत इनके साथ उठना बैठना मेरा हुआ और उनके पास बैठना।
और उनको जाहिर है पढ़ा भी। फिर बाद में जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे लिखे को बहुत सराहती थी, और जब बड़े आपको सराहें तो आपकी लिए आसानी हो जाती है। खैर वो तो है, लेकिन बानो आपा ने जो भी लिखा उन्हें बड़ी कामयाबी नसीब हुई उसमें, क्योंकि वो ज़िया-उल हक के बाद का वो दौर था, और उस वक्त जैसी सोच कौम को वो देना चाहते थे वो बानो आपा और अशफाक साहब ने दी, और एक माइंडसेट बना दिया पूरी कौम का, जिसमें से बहुत सी चीज़ें जो अब हम पलट कर देखें तो वो हमें कबूल नहीं लगती। मसलन ये कि हर बात को एक तस्लीम कर लेना, स्ट्रगल ना करना, तालीम को इतना अहम ना समझना। कम से कम जाती तौर पे मैं और मेरे जैसे आज के जो लिखारी हैं जिनकी सोच अलग है, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। दूसरी बात है, बानो आपा का एक खास नुक्ता नजर था खवातीन के बारे में, जो वही रवायती था जो कि फरिश्ती जेवर वाली औरत होती है। तो क्योंकि मैं तो बहुत आगे की सोच रखने वाली मुनीर साहिबा, अगर हम काफी उम्र रखी हूं। देखें बानो कुद्सिया की जो जिंदगी है वो अगर हम देखें शुरुआत होती है तो उनके वालिद साहब की डेथ होती है, फिर पढ़ाई के हवाले से वालदा बड़ा फोकस करती है, लेकिन मुश्किलात उनकी लाइफ में भी आई और एक अच्छी फैमिली से भी उनका ताल्लुक था। लेकिन आपने जो बात की, ज़िया-उल हक का दौर था, खवातीन के हवाले से बड़ी कदगनें थी, बड़ी पाबंदियाँ थी, ऐसे में आप उनके साथ रही। खवातीन के लिए उस वक्त में कैसे वो, और उनके आज के जो जितने भी नावल हैं कितने वो मशल-ए-राह बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो हैं उसने तो बदली हैं, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों, खवातीन के हवाले से क्या क्या चीज़ें आपने देखी कि कहीं ना कहीं उनकी सोच से तब्दीलियां काफ़ी आई? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि वो उसी सोच की अलमबरदार थी जो ज़िया-उल हक की थी। खवातीन के लिए उन्होंने कोई राह नहीं खोली, क्योंकि वो मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाई, रोल रखती थी वो। मैं यही चाह रहा हूँ नीलम साहिबा, सवाल मेरा यही है कि ज़िया-उल हक का जो दौर था वो बहुत मुख्तलिफ था, एक अलग सोच वो लेके आई, उस सोच को मैं कह रहा हूँ, ज़िया-उल हक साहब की सोच की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उसके बाद जो देखे लिखने वाले थे वो उस सोच को आगे लेकर चले, जिसमें बानो आपा भी शामिल थी, खवातीन के हवाले से भी, तालीम के हवाले से भी। वो रिजत पसंदी को पसंद करते थे, यानी कि देवर एंटी प्रोग्रेस ऑफ विमेन, स्पेशली बानो आपा। वो खवातीन को घर में ही रखना चाहती थी। हमारी जाती बातें हजारों दफा हुई, वो नहीं चाहती थी खवातीन घर से निकले, नहीं चाहती थी काम करें, नहीं चाहती थी अपने लिए कोई राह तलाश करें। वो वही चीज चाहती थी जो एक मुआशरा हमें सदियों से दिखा रहा है। तो इस लिहाज से कोई वो तरक्की पसंद सोच की हामिल नहीं थी। ये आप लोगों को शायद गलत फहमी है कि वो थी, वो नहीं थी। अच्छा, खवातीन को उसी सांचे में देखना नीलम बशीर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है। वो खवातीन की कामयाबी को गिनती इस चीज में थी कि अगर अपने शौहर के साथ आपकी जिंदगी, आपका घर, आपकी गृहस्थी, वो सब कुछ बेहतरीन तरीके से चलता है, तो हमारा इस्लाम भी और एक औरत की जिंदगी जो है वो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमे तो कामयाब रहती है। लेकिन अगर हम बात करें राह रवा की, ये एक ऐसी रुदात कह सकते हैं जिसमें बड़े खूबसूरती से उन्होंने बयान किया कि अज़दवाजी ज़िंदगी जो है, शौहर का रिलेशनशिप्स और जो ये ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के और किस नौयत के होने चाहिए, ज़िंदगी में मुश्किलात में आपने किस तरह से निकलना है। आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन के लिए क्या सबक है इस चीज़ में कि आपने अपने घर को, रिश्तों को कैसे रखना है, अगर हम राह रवा को कीप इन माइंड रखें तो? राह रवा में तो बहुत सी खामियां हैं। मेरी उनसे बहस भी हो चुकी है, कई बातें गलत हैं। मैं उनके पास गई थी, मैंने कहा ये आपने क्या लिखा है, उसमें कई बातें सही नहीं है, आप छोड़ दें, आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो जो खवातीन के लिए एक जो सांचा बनाती हैं, अगर उनकी जिंदगी कामयाब रही, शादीशुदा, इसका ये मतलब ही नहीं जिनकी कामयाब नहीं है वो एक नाकाम जिंदगी है। हर एक की जिंदगी मुख्तलिफ होती है। उन्हें एक साजगार माहौल मिला, खामिन भी उनका मुआविन मिला, तो उसकी वजह से वो पनपती रही, उनकी सोच, उनकी तेज। लेकिन सबकी जिंदगी एक सी नहीं होती है, एक फार्मूला सब पे नहीं चलता। तो मैं क्योंकि जाती तौर पे चाहती हूँ कि खवातीन आगे बढ़ें, तालीम हासिल करें, तरक्की करें, अपनी सोच रखें, इसलिए मेरा उनसे अक्सर क्लैश रहता था। अब आप लोग इसको जिस तरह से देखना चाहें देखें, लेकिन नीलम मुनीर साहबा, आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं, और उसके बहुत सारे नावल जो मैंने पढ़े हैं, राजा गिद्ध के हवाले से आप शायर, मुसन्निफ है, शायरा हैं, बड़े करीब से आपने उनको देखा, ये सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं। राजा गिद्ध के हवाले से जो है बड़ी खबरें, बड़े लोग जो हैं वो पढ़ते तो हैं, नौजवान पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहते हैं, ये गिला करते हैं कि उसकी समझ नहीं आती है। आप इसको कैसे देखती हैं? राजा गिद्ध नावल में तो बहुत तकनीकी खामियां हैं, क्योंकि वो तो जेनेटिस्ट बंदा है साइंस के। उन्होंने कह दिया है कि बानो आपा ने थ्योरी पेश की है ना कि हराम हलाल खाने से आगे से खराब हो जाती हैं नस्लें। ये साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं है, ये उनकी अपनी एक सोच थी और इस सोच को उन्होंने बुना है। लेकिन आप खुद बताएं, मैं ये नहीं कह रही कि हराम खाना चाहिए, लेकिन जो हराम खा रहे हैं वो तो अच्छे भले तरक्कियां कर रहे हैं, वो तो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये फलसफा सही नहीं साबित होता। फिर उसमें जो खैर ये लंबी बहस है, ज्यादा कहते हम तो लिख चुके हैं नीलम बहुत साहिबा, कुछ। इख्तलाफ आपका हक है और हम इस हक को बिल्कुल जी, आपसे जी। छीनना नहीं चाहते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शौहरा आफाक उनके सिर्फ इन 2 नॉवेल्स की बात नहीं करें, मुख्तलिफ तसानीफ की बात करें, या चले बानो कुत्सिया की और शौक अहमद की हम मिल के बात कर लेते हैं। अगर आजकल के लिखने वालों की हम बात करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव औरत जो है उसके बारे में बड़े खूबसूरती से आपने भी लिखा। आप क्या समझते हैं कि आज के जो लिखने वाले हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं कि जो हमारे ये ऐसे अदब की दुनिया के सितारे रहे हैं, उनको देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए किस तरह से लिखना चाहिए? आज हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें लिखने के लिए चाहिए? देखिए, लिखना एक अजीब गरीब अमल है, इसमें कोई शऊरी कोशिश नहीं होती। मैं भी लिख रही हूँ 30 साल से, लेकिन जो आपने कहा ना कि रोज बैठ के लिखना, ये वो भी हमारी जिंदगी तो इतनी मसरूफ है, इतनी जिम्मेदारियां, हम तो रोज लिख भी नहीं सकते। जिनको ये नसीब था वो लिखती थी, वो कमरे में घुस जाती थी 11 बजे सुबह के, लेकिन नहीं, हमारी लाइफ में तो और बड़े झंझट है। लेकिन यही तो मैं कह रही हूँ, एक पुलिया सब पर अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जिंदगियां सबकी मुख्तलिफ होती हैं और आज की जिंदगी तो इतनी मसरूफ है, हमने बिल भी देने हैं, हमने मुर्गी भी लानी है, हमने धनिया भी लाना है, तो मतलब ये सब चीजें जो है ना, इसकी वजह से वी कैन नॉट गिव दैट मच टाइम। हाँ, लेकिन ये कि जो लिखने का अमल है उसमें इंसान अपने में घुस जाता है, वो कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता। बानोपा तसलसल से लिखती थी, उनको एक सपोर्ट सिस्टम इन द हाउस मौजूद था, सबके पास वो नहीं होता। बहरहाल जो नए लिखने वाले हैं उनको ये चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, उसकी सोच देखें। सोच असल चीज होती है, सोच जो कि लिखी गई है किताबें, उससे हट कर देखें कि और इसके खिलाफ या इसके अगेंस्ट या इसकी मतवाजी सोच क्या है। तो कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए और दूसरी सोच को भी पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि वो तो लिख गए जो लिखना था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनको सूट करता था, जो उनके ख्याल में सही था, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और सोच नहीं है? तो दे शुड डू कंपैरेटिव स्टडी, और पढ़ना बहुत जरूरी है लिखने के लिए। लिखना नहीं आ सकता जब तक आप मुसलसल पढ़े नहीं, क्योंकि इल्म बड़ा जी कह रही है है। साहिबा, आपकी एक बात बड़ी खूबसूरत है कि तस्वीर के दोनों रुख को देखना चाहिए, थॉरली आपको हर पर्सपेक्टिव, हर एंगल से पढ़ने के बाद ही लिखना चाहिए। नीलम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने कि अपना और उनकी यादें, जब हम उनको याद करने की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर अगर अदब की दुनिया की बात करें तो बहुत सारे लोग इस हक में, और बहुत सारे हरमीत इसके खिलाफ भी थे, जो सोच वो रखती थी, और बहुत सारे लोग जहाँ पे उनको फॉलो करते थे, उनकी तमाम लिखी हुई तसानीफ को मशले राह समझते थे, वहीं ऐसे राइटर्स और लिखने वाले जो हैं वो उनकी सोच से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। एक रिवायती खूबसूरत औरत का एक खाका उनके हर इंटरव्यू में, हर किताब में, हर उनका जो नावल है, हर तसनीफ़ में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान करने की कोशिश की, और उसको फॉलो करने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो आज यकीनी तौर पर हम सब उनको याद कर रहे हैं। अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए यकीनी तौर पर अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें आज हम फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, उससे निकल सकते हैं। तो अगेन, अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ हुआ प्रोग्राम ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।